वेलकम टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट। ठीक है बच्चे, हमने सारे टॉपिक वाइज कर लिए हैं। क्या क्या टॉपिक्स है जिसमें मैंने आपको जो टॉपिक्स है सीक्वेंस में आपको सारे टॉपिक्स करवा दिए है ना। लेकिन अब हम उस चैप्टर को क्या करेंगे, वन शॉट वीडियो में कंप्लीट। ठीक है, तो उसमें अभी हमने जो होल चैप्टर पढ़ा है ना, उसे आज हम ना आधे घंटे के अंदर 40 मिनट्स के अंदर उस पूरे चैप्टर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है उसे एक क्विक रिवीजन देके पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसी के साथ हम अपना आज का जो लेक्चर है उसे शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे, हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है ना, जिसमें कि हमने केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर पढ़ा है वो क्या नाम है उसका बच्चे, केमिकल। आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा, वरना मुझे लगता है कि मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए है ना, कलर चेंज किया जाए। क्यों, सही है ना? ओके, अब ठीक होगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, आज हम उसका वन शॉट करेंगे। ओके बच्चे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है ना, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बेटे। कोई भी रिएक्शन हो है ना, जब रिएक्शन की बात की जाती है तो दो लोग उसमें ना महान होते हैं, जिनको बोलते हैं ना महान हस्तियां हैं, जिनका नाम हर काम में सबसे टॉप पे आता है। वैसे ही इसमें हमें एक दो लोगों की जरूरत है ना, दो लोग बड़े चर्चा में रहते हैं। एक रहता है रिएक्टेंट, दूसरा आपका रहता है बच्चे प्रोडक्ट। दूसरा आपका क्या रहता है बच्चे, प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके आपको क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके आपको क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन इसलिए कहा जाता है कि रिएक्टेंट में जो भी लोग आपस में रिएक्ट करेंगे, मान लो आपके पास दो रिएक्टेंट है, एक है ए और बी, ये आपस में कंबाइन होने के बाद आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं एक नया, जिस कंपाउंड का नाम है सी। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं वो आपको जो प्रोडक्ट देते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसका पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उस रिएक्टेंट से ऑपोजिट, मतलब चेंज कर देता है, विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ एक नया प्रोडक्ट देता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, व्हेन a reaction in which, एक इस रिएक्शन में क्या होता है, a reaction in which reactants react together, आपस में रिएक्ट करते हैं and to form product with new and to form a single product। और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी प्रॉपर्टीज विद न्यू प्रॉपर्टीज है ना, एक नई प्रॉपर्टीज के साथ एक नया प्रोडक्ट विद न्यू प्रॉपर्टीज। जो नया प्रोडक्ट्स बनता है उसकी विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया सबस्टेंस बनाते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद जब एक नया प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन में है ना, एक बच्चे देखो ना, दो तरह की चेंज पढ़ी जाती है ना। अगर हम चेंज की बात करते हैं तो दो तरह की चेंज पढ़ी जाती है, एक होती है फिजिकल चेंज है ना, एक आपकी आ जाती है केमिकल चेंज। एक आ जाती है आपकी फिजिकल चेंज, एक आपकी आ जाती है केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, कुछ नया नहीं बनता, न्यू सबस्टेंस आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, कुछ भी नया नहीं बनता, न्यू सबस्टेंस आर नॉट फॉर्म्ड, कोई नई चीज नहीं बनती। ठीक है, लेकिन केमिकल में क्या होता है, न्यू सबस्टेंस बनते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, न्यू सबस्टेंसेस आर फॉर्म। ठीक है, विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। मेरी बात समझ में आई? मतलब फिजिकल में आपको कुछ भी नई चीज नहीं मिलती है, बट केमिकल में आपको क्या होता है, एक नई चीज मिलती है विद न्यू प्रॉपर्टीज के साथ।
ठीक है, तो ये अंतर है फिजिकल और केमिकल में। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लें, जैसे कि मैंने बोला वाटर, सबको पता है वाटर से क्या बन सकती है, आइस बन सकती है ना। अगर मैं वाटर को फ्रीज कर दूं, ठीक है, फ्रीज कर दिया पानी को, देन दे कन्वर्ट इनटू आइस, वो आइस बन जाएगी, और उसी आइस को मैं वापस क्या बना सकती हूँ, वाटर बना सकती हूँ, हीट करके, बॉईल करके, है ना, थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा के, तो देन दे कन्वर्ट, दिस इज द फिजिकल चेंज। ये कैसी चेंज है, फिजिकल चेंज। व्हाई दे आर फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, और रिएक्टेंट को मैं वापस कन्वर्ट कर सकती हूँ प्रोडक्ट में, दैट वाज व्हाई दिस इज अ फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। केमिकल में क्या होता है, मान लो मैंने कंबशन कर दिया, कंबशन ऑफ पेपर, एक पेपर को जला दिया, कंबशन ऑफ पेपर, बच्चे पेपर को जला दिया, कार्बन, पेपर को जला दिया, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जलाने के बाद कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आप इस गैस से दोबारा पेपर बना सकते हो, नॉट पॉसिबल, है ना, ऐसा हो नहीं सकता। दैट वाज व्हाई दिस इज अ केमिकल चेंज। तो आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर पता चल गया। फिजिकल चेंज में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, दैट वाज व्हाई फिजिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड, फिजिकल जो रिएक्शन चेंज होते हैं वो कौन सी चेंज होती है, रिवर्सिबल, वापिस हो सकती है ना। लेकिन केमिकल चेंज कैसी है बच्चे, इरिवर्सिबल, यानी जो एक बार जो काम हो गया वो हो गया, उसे आप दोबारा से ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, दैट वाज व्हाई, ठीक है, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ओके, क्या बोलता है कि जैसे हम अपनी डेली लाइफ में बड़ी सारी ऐसे काम करते हैं जिनमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों के दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन आवर डेली लिव्स, आप अपनी रोजगार की जिंदगी में देख लो जो फिजिकल चेंजेस होती है ना, या अल्टर हम बात उनकी अपीयरेंस स्टेट विदाउट क्रिएटिंग न्यू सबस्टेंस लाइक मेल्टिंग ऑयल्स, मतलब फिजिकल चेंज में कुछ नया नहीं मिलता, है ना, वो मतलब बस एक चेंज को थोड़ा सा अल्टर करके दूसरी बनती है, दूसरी को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो वो पहली वाली में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो उसमें रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटायरली न्यू सबस्टेंस, एक नई चीज मिलती है, जैसे कि सच एज कुकिंग फूड और रस्टिंग ऑफ आयरन, खाने को बनाना, रॉ मटेरियल से खाना पक गया, कुक कर दिया, अब कुकिंग खाने से फिर से रॉ, है ना, रॉ मटेरियल कन्वर्ट कर सकते हो, नॉट अ पॉसिबल, ठीक है, आयरन को रस्ट लग गई, जंग लग गई, ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल चेंजेस है, बिकॉज दे आर इरिवर्सिबल, वापस नहीं हो सकता। Recognizing these changes help in understand when a chemical reaction occur, कहता है कि अब हम केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए रिकॉग्नाइज करने के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। देखिए, कंबशन, बच्चे कंबशन कौन सी चेंज होती है, केमिकल चेंज, ठीक है, ये भी इरिवर्सिबल है, जो एक बार हो गया बस हो गया, दोबारा से जो चीज बर्न करती है उसे दोबारा से कैसे बनाओगे, रोटिंग, कोई फल सड़ गया, है ना, रोट हो गया, रस्टिंग, डाइजेशन, खाना डाइजेशन हो गई है भाई खाने की, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मेल्टिंग, ये आपकी जो आइसक्रीम है वो मेल्ट कर रही है, ठीक है, श्रेडिंग, बॉइलिंग, चॉपिंग, ठीक है, तो इसमें कुछ फिजिकल चेंजेस थी और कुछ कौन सी चेंजेस है, केमिकल चेंजेस। इसे देख के आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कहाँ पे फिजिकल चेंज हो रही है, कहाँ पे केमिकल। अब आगे क्या है, बट इज अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactant are combined to form a new product, है ना, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। आइडेंटिफाई, टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है, हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, या कोई केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब हमें पता करने का कुछ पता होना चाहिए कि हम कैसे बोल सकते हैं कि केमिकल है या फिजिकल है ना। सबसे पहली बात कह रहे हैं जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है बच्चे, तो उसकी स्टेट चेंज होती है, क्या चेंज हो जाती है, स्टेट, ये चीज देख सकते हैं, स्टेट मतलब हो सकता है सॉलिड से लिक्विड हो जाए, हो सकता है लिक्विड से गैस हो जाए, हो सकता है गैसेस से क्या हो जाए,
सॉलिड भी हो जाए, गैसेस से लिक्विड में चेंज हो सकती है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है बच्चे, तो कुछ सबस्टांस जो है वो कलर चेंज करते हैं, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उनमें कलर का चेंज आता है, ठीक है। अगर कलर चेंज हो रहा है तो इससे भी हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है, कलर का चेंज आता है, ठीक है। उसके बाद जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस का एवोल्यूशन होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैसेस। अगर कहीं पे गैस एवोल्यूशन हो रहा है तो भी हम कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है या ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये सारी वो पहचान है जिसे देख के हम ये बता सकते हैं कि जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाना, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, कम ज्यादा हो सकता है, गैस का एवोल्यूशन होता है, कलर चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें अगर इनमें से कुछ भी बदलाव हो रहा है तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी है, केमिकल, ठीक है। ये सारी वो सिग्निफिकेशन, वो साइंस हैं जिससे हम ये साइंस से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन, जब हम केमिकल रिएक्शन को ही इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया कार्बन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, देन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चा कार्बन का सिंबल क्या होता है, C, ऑक्सीजन का O2 कैसे लिखा जाता है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। दिस इज केमिकल रिएक्शन, दिस इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल्स या फिर फॉर्मूला की सिंबॉलिक या फिर फॉर्मूलाज में क्या करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जब हम उन्हें सिंबल्स और फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करते हैं देन दे कॉल केमिकल इक्वेशन। उसे क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आई कि जब हम एलिमेंट्स को नाम लिखने के बावजूद हम उन्हें सिंबल्स में डोनेट करते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन दे आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिस्ट्री में मैक्सिमम जो है वो नहीं, मतलब एलिमेंट्स के नाम नहीं यूज होते, उनके सिंबल्स ही रिप्रेजेंट, सिंबल्स ही यूज करते हैं। और सिंबल तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, उसका तो आपको आइडिया ऑलरेडी होगा। जैसे कि एक और रिएक्शन समझा देती हूँ, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, एक गैस है बच्चे, हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से मिलती है, कंबाइन विद रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैसेस, तो क्या बनता है बच्चे, वाटर बनता है। दिस इज लिक्विड, है ना। हाइड्रोजन को सिंबल होता है H2 गैस, O2 गैस, कंबाइन देन दे फॉर्म वाटर यानी H2O लिक्विड, ठीक है। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। जब मैंने एलिमेंट्स को सिंबल्स की फॉर्म में लिख लिया तो वो रिएक्शन क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। ये बन गई आपकी केमिकल इक्वेशन। ओके, उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया, which are the following is an example of chemical change। इनमें आपको बताना केमिकल चेंज कौन सा है। मेल्टिंग आइस फिजिकल चेंज है, ठीक है, बॉइलिंग वाटर फिजिकल चेंज है, बर्निंग वुड केमिकल चेंज है, कटिंग पेपर फिजिकल चेंज है। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर होगा बर्निंग वुड। ओके, आगे क्वेश्चन है, why must solve the skeleton chemical equation, give a reason to justify the statement। कहता है कि जो केमिकल स्केलेटन इक्वेशन मतलब सिंबल्स की फॉर्म में जो इक्वेशन लिखी जाती है उसकी बात कर रहा है। स्केलेटन मतलब इक्वेशन को सिंबल्स की फॉर्म में लिखना जरूरी क्यों है बच्चे, अगर एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखनी होगी तो हम उसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो सिंबल्स के फॉर्म में लिखने से क्या होता है, हमें पता चलता है
कि उसके कितने एटम्स हैं, है ना। जब एटम्स का पता होगा तभी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो हमें उनके सिंबल्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जाती है तभी वो बैलेंस होती है, अदरवाइज उसे ऐसे हम बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अकॉर्डेंस विद, अगर इक्वेशन को बैलेंस करना तो उस पर लगता है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, यही कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटर नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, नाइदर बी क्रिएटर नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। मास को हम ना ही पैदा कर सकते हैं और ना ही हम उसे खत्म कर सकते हैं। दे कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ओके। तो ये मतलब जब हम केमिकल इक्वेशन को, अब देखो ना, अगर मैंने कोई रिएक्शन लिखी है उसको मैं ऐसे लिख दूंगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन देन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे ऐसे लिखिए। अब मुझे क्या पता कि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, नहीं पता ना। जब तक मैं इसे सिंबल्स की फॉर्म में नहीं लिखूंगी मुझे आइडिया नहीं होगा कि यहाँ पे कितने कितने एटम्स जो हैं वो यूज हुए हैं, ठीक है। उनको मतलब पता करने के लिए मुझे उनका क्या पता करना पड़ेगा, मुझे उनके सिंबल्स लिखने पड़ेंगे, यानी रिएक्शन को ऐसा लिखना पड़ेगा C+O2 देन दे फॉर्म CO2। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एक है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड कार्बन के एटम सेम। यहाँ पे दो हैं, यानी लेफ्ट साइड में जितने एटम्स हैं उतने ही हमारे राइट साइड में एटम्स हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लगाते हैं इसके ऊपर देखिए, उसको लगा के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक का 16 तो 2 का 32, टोटल कितना बन गया बच्चे रिएक्टेंट का 44 ग्राम। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट वाली साइड, कार्बन कितना है 12, 2 ऑक्सीजन का वही सेम 32, यहाँ पे कितना बन गया टोटल 44 ग्राम, यानी लेफ्ट साइड का रिएक्टेंट का जो मास है इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट वाज व्हाई कि हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करती है, ठीक है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन दिस बी बैलेंस, ये मैंने अभी बताया आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which state that matter cannot be created not be destroyed। अब कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले बच्चे जब कोई केमिकल इक्वेशन को लिखना हो, ठीक है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अगर हमें किसी केमिकल इक्वेशन को लिखना हो, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, अगर हम बात करें कि हमें किसी केमिकल इक्वेशन को लिखना हो तो क्या लिखने का क्या वे रहता है बच्चे, लिखने का वे ये रहता है कि जब हमें किसी केमिकल इक्वेशन को लिखना हो तो सबसे पहले जैसे हम उसकी स्टेट्स को मेंशन करते हैं, है ना, स्टेट्स की बात करते हैं, तो सॉलिड के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल s, लिक्विड के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे, स्मॉल l, गैसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल g, ठीक है। उसके बाद देखिए स्मॉल l, उसके बाद एक्वास के लिए है ना, जैसे कि एक्वास के लिए हम यूज करते हैं AQ। अगर कहीं पे एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो, एवोल्यूशन ऑफ गैस निकल रही हो, तो ये वाला साइन आता है जो ये बताता है कि गैस पैदा हो रही है। अगर कहीं पे प्रेसिपिटेट्स बन रहे हो तो ये वाला साइन आता है जिससे हमें पता चलता है कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बने हैं, ठीक है। ये देखिए, ओके, ये मैंने वही बताया कि रिएक्टेंट में क्या होता है, वही यही बताया जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब यानी मास ऑफ रिएक्टेंट को किसके बराबर होता है आपका बच्चे, मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अच्छा, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही ये चीज मैंने जो आपको समझाई, स्टेट दैट द केमिकल रिएक्शन एटम कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना।
इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम है बच्चे ईच एलिमेंट इन द स्टार्टिंग मटेरियल, मतलब नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में है उतने ही आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कंसीडर बैलेंस, उसको तभी बैलेंस कंसीडर किया जाएगा जब नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में है उतने ही आपके किस में होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, तब हम उसे बैलेंस कंसीडर कर सकते हैं। अब बैलेंसिंग करने का क्या वे रहता है, हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन है उसको बैलेंस करके दिया हुआ है तो मैं आपको समझाऊंगी कैसे किया। बच्चे हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या है, आयरन रिएक्ट विद वाटर देन दे फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड जो बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस एवोल्यूशन हो रही है। जब रिएक्शन को बैलेंस करना तो उसके पीछे सबसे पहला स्टेप ये होता है बच्चे कि हमें स्टार्टिंग में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कौन कौन से हैं। अगर हमें देखो इस रिएक्शन में 3 लोग यूज हुए हैं, एक आपका आयरन, ठीक है, दूसरा आपका बच्चे हाइड्रोजन, तीसरा आपका ऑक्सीजन। उसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं है, ओके, वही मैंने नाम लिख लिया, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीनों का नाम लिख लिया। नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में उनकी कितनी कितने नंबर्स हैं या कितनी कितनी मात्रा है। रिएक्टेंट में ढूंढो, रिएक्टेंट ये आपका, उसमें देखो आयरन कितना है, 1 है, दैट वाज व्हाई यहाँ पे 1 आ गया। हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, यहाँ पे 2 आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, 1 आ गया। ओके, ये चीज समझ में आई। प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब प्रोडक्ट में देखो आयरन कितने हैं, 3, यहाँ पे 3 आ गया। हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, 2, यहाँ पे 2 आ गया। ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ गया बच्चे 4, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका स्टेप 1, ठीक है। अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, अगर इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस साइड प्रोडक्ट में 4 है, रिएक्टेंट में 1 है। इसे बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, मतलब रिएक्टेंट वाली साइड मुझे जहाँ पे ऑक्सीजन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया। देखिए ये रिएक्शन थी मेरे पास, FeH2O, देन दे फॉर्म Fe3O4H2। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, वही यहाँ पे किया, ठीक है। उसके बाद जब 4 लगाने के बाद क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन बिगड़ गया, है ना, पंगा बढ़ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 4 2 जा 8, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 हो गए, है ना। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो गई, हाइड्रोजन तो जब मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 बढ़ गए, यानी इधर भी ये यहाँ भी 4 लग गया, सॉरी, तो यहाँ पे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, सॉरी 8 हो गए। अब यहाँ पे 8 बनाने के लिए यहाँ पे 2 है तो मुझे इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया बच्चे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी लगा दिया 4, ये स्टेप हो गया, है ना। जबकि रिएक्शन थी यहाँ पे 4 लगाया था ना मैंने, H2O बन रहा था, Fe3O4 यहाँ था H2, हाइड्रोजन इधर 8 होने की वजह से मुझे यहाँ पे 4 लगाना पड़ा इस स्टेप में, ठीक है। अब आप होल रिएक्शन को चेक कर सकते, अब देखो जब मैंने वहां पे 4 लगाया अब आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। इसमें देखिए यहाँ पे आयरन की क्वांटिटी कितनी है बच्चे, 3, यानी Fe3O4 4 टाइम H2, है ना, 4 टाइम वाटर, लेकिन हमारे पास यहाँ तो एक ही आयरन था Fe। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना बच्चा, 3, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। अब होल रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। आप चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स क्या थे, आयरन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब देखिए रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, 3, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 3, बैलेंस। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में देखिए 4 2 जा 8, यहाँ भी 8 है। यहाँ पे चेक कीजिए 4, ये है आपके किसके चेक करने हैं, हाइड्रोजन के, ओके, 4 2 जा 8। अब बात करते हैं रिएक्टेंट वाली साइड ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 है और जहाँ पे भी आपके कितने हैं, 4, तो यानी पूरी होल रिएक्शन यानी नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट में है वो किसके इक्वल हो चुके हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ये दोनों क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, ओके। बट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये तो बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन गैस, ठीक है बच्चे, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, उसकी बात वो कर रहा है, वो बना रहे हैं मिलके वाटर,
यानी लिक्विड। बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन H2 बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया, यहाँ 2 2 जा 4, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे चेक कर लो ऑप्शन में कौन सी है, फर्स्ट वाली है जी, मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है बच्चे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की टाइप्स को देखेंगे। अगर टाइप्स में हम सबसे पहले बात करें तो वो हमारी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे, मैं आपको ना यहीं पे सारी की सारी बना के बता दूंगी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हमारी सबसे पहले बच्चे रहती है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन क्या होती है सुनिए। कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चे, जब दो या दो से ज्यादा, when two or more substances, when two or more substances combine to form, आपस में कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, टू सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि C plus O2 then form CO2, H2 plus O2 then they form H2O, all the examples of combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अगली हम बात करें बच्चे, अगली आपकी नेक्स्ट जो पढ़ी जाती है वो है आपकी डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब ही बता रहा है बच्चे, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन। डीकंपोजिशन का मतलब ही क्या होता है बच्चे, डीकंपोजिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, क्या करना, तोड़ना। इसमें क्या होता है कि एक व्हेन अ सबस्टेंस, एक सिंगल सबस्टेंस, व्हेन अ सिंगल सबस्टेंस, एक सिंगल सबस्टेंस जो है ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सबस्टेंसेस, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस में जब ब्रेक हो जाता है तो दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। अब बच्चे डीकंपोजिशन की बात की जाए तो डीकंपोजिशन जो है तोड़ने के लिए हमें क्या, अगर हम हीट की मदद से तोड़ रहे हैं, दिस इज द कॉल्ड थर्मल केमिकल रिएक्शन, उसको बोला जाता है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। जब हम हीट की मदद से किसी चीज को तोड़ते हैं उसको बोला जाता है थर्मल डीकंपोजिशन। जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे देन दे कन्वर्ट क्यूक्लाइंस और कौन सी गैस निकलती है, CO2, यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम हीट की मदद से इसे तोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बच्चे नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम डीकंपोजिशन में देखें, अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कुछ तोड़ा, ठीक है, हम करंट देके भी किसी चीज को ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन का मतलब होता है जब आप बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन, जब आप बिजली देके किसी चीज को तोड़ते हो, ठीक है, जैसे कि मेरे पास वाटर है, देन दे पास इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे देन दे ब्रेक H2 and O2 गैस, ठीक है। एंड देन थर्ड इज लाइट, लाइट की मदद से अगर आप किसी चीज को तोड़ सकते हो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलिसिस, उसे बोलते हैं फोटोलिसिस डीकंपोजिशन,
जब आप बिजली की मदद से किसी चीज को तोड़ते हो। जैसे बच्चे आपका है सिल्वर क्लोराइड, देन दे ब्रेक AgNCl2। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, ये आपकी हो गई बच्चे डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये वही जो मैंने आपको समझाया कॉम्बिनेशन में। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, क्यूक्लाइन कंबाइंड विद वाटर देन दे फॉर्म स्लेग लाइन, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें भी देखो दो लोग कंबाइन होकर एक सिंगल बना रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चे, जिन एक चीज थी, जब कोई केमिकल रिएक्शन होने पे हीट फॉर्म हो, हीट है ना, हीट जो है वो निकले, गिवन आउट हो, दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जब कोई हीट क्या होती है, गिवन आउट होती है। क्या आउट होती है बच्चे? गिवन आउट। किसी केमिकल रिएक्शन के होने पे अगर आपको हीट मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये कुछ एग्जांपल सी कॉम्बिनेशन की। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजिशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फोटोलिसिस भी बता दिया, इलेक्ट्रोलिटिक बता दिया। अच्छा बच्चे, अगली बात, अगली रिएक्शन आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। बच्चे डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? ए मोर एक्टिव एलिमेंट, मोर एक्टिव एलिमेंट, एक मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट। एक मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस एक्टिव एलिमेंट को। यहां तक बात समझ में आई? एक मोर एक्टिव एलिमेंट जो क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है लेस एक्टिव एलिमेंट को। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आयरन और कॉपर सल्फेट। बच्चे आयरन इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से। ठीक है, आयरन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और आपका कॉपर हो जाएगा बाहर। तो इसमें क्या हो रहा है, एक मोर एक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल बता सकती हूँ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक मोर एक्टिव है कॉपर से, देन दे डिस्प्लेड, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर आपका फिर से बाहर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमें पढ़नी है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। डबल में क्या होता है बच्चे, आयन्स आर एक्सचेंज। कौन एक्सचेंज होते हैं, आयन्स आर एक्सचेंज, आयन्स एक्सचेंज होते हैं। अब आयन्स कैसे एक्सचेंज होते हैं, जैसे बात की जाए, मेरे पास है सोडियम क्लोराइड कंबाइंड विद बेरियम सल्फेट। क्या होगा, पहला वाला पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। पढ़ा हुआ होगा ये, आपको इतना पता ही होगा। जो पहला वाला होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। पहले पॉजिटिव यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड BaCl2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। दिस इज द, इसमें क्या हुआ, दोनों आयन्स आपस में एक्सचेंज हो गए। दैट वाज व्हाई दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दो लोग अपनी जगह बदल रहे हैं। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बच्चे एक्सोथर्मिक क्या होती है, जब कोई रिएक्शन होने पे हीट गिवन आउट हो, रिलीज हो। ठीक है, क्या पैदा हो, हीट पैदा हो। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, जिस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है, हीट एब्जॉर्ब्ड। मतलब किसी काम को करवाने के लिए अगर हीट देनी पड़ रही है तो वो कौन सी चेंज हो, वो कौन सी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, कार्बन को जलाने, जब हम ऑक्सीजन में पेपर को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि देखो, ये फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है बच्चे।
अब प्लांट को अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो हीट एनर्जी देनी पड़ती है, बिकॉज दे यूज सनलाइट, वो सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उन्हें सनलाइट दे रहे हैं, दैट वाज व्हाई दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंडो, ठीक है, सॉरी, हाँ बिल्कुल, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, ये सारे हम कर चुके हैं। आगे है बच्चे ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है ना, पहले वो बता दिया जाए आपको, फिर रिडॉक्स है, ठीक है, ओके, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सॉरी, अगर मैं बात करूं बच्चे ऑक्सीडेशन की, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जैसे दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी बात, किसी केमिकल रिएक्शन में रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाहर जा रहा हो, तो भी बच्चे कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। एक और डेफिनेशन है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम का नंबर होता है बच्चे 11, 2 8 1 शेल वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लास्ट में एक है, ये एक का लॉस कर देगा, देन दे कन्वर्ट Na पॉजिटिव, पॉजिटिव ये बता रहा है उसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मतलब पहले उसका नंबर 11 था, अब कितना हो चुका है, 10 हो चुका है, यानी एक लॉस हो चुका है ना, अब 10 हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन का, इसको क्या हो गया, चल रहा, इसकी सेटिंग में दिक्कत है ना, फिर भी नहीं हुआ, अरे यार क्या हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी पहले ही नंबर जा रहा था, अब वो आ गया 10 पे, सामने दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और जहां पे लॉस होता है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, उसे हम कहते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, अगर मैं बात करूं बच्चे रिडक्शन की, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन क्या होता है बच्चे, ऐड होता है, ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है बच्चे, रिमूवल, ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद वहां पे लॉस हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी अगर आपको किसी एक रिएक्शन में दिख रही है तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे मैंने ये एग्जांपल दे दी, H2 plus O2, then they form H2O, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसे क्या बोला जाता है बच्चे, रिडक्शन। ओके, अब आपका रहता है क्रोजन और रेंसिडिटी। अच्छा एक चीज और थी बच्चे, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो रह रही है, कैसे भूल सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है अगर आपको कहीं भी बच्चे एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कहीं पे भी आपको एक साथ देखने को मिले, ठीक है, एक साथ हो साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ देखने को मिले तो दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स। जैसे कि एक सेल की बात की जाए, आपका सेल पेंसिल, जो लेड सेल है ना, पेंसिल सेल होता है, उसमें पेंसिल सेल लिखा हुआ है ना, सबने रिमोट वगैरह में डालते हो यार, पेंसिल सेल, उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इधर कैथोड पे हो रहा है बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां पे गेन वहां पे रिडक्शन, जहां पे लॉस वहां पे बच्चे ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसीलिए आपके जो पेंसिल सेल है बच्चे, उसमें कौन सी रिएक्शन चल रही है, आपके सॉरी ठीक है, आप
पेंसिल सेल है बच्चे, उसमें चल रही है रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन चलती है? रिडॉक्स, क्योंकि वहां पे एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो रही है रिडक्शन। तो पेंसिल सेल में आपको दोनों रिएक्शन देखने को मिल रही है, रिडॉक्स भी और ऑक्सीडेशन भी, और जहां पे दोनों देखने को मिलती हैं, दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स। ठीक है, ओके। अब आपका बच्चे रह गया इस चैप्टर में कोरोजन और रेंसिडिटी। सबसे पहले कोरोजन की बात कर लेते हैं। कोई भी मेटल एटम बचा, कोई भी मेटल का आर्टिकल जब वो हवा, पानी और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वो रिएक्ट करने के बाद वो मॉइस्चर है ना, हवा में जो नमी होती है, एयर, ठीक है, इसके साथ वो क्या कर जाते हैं बच्चे? रिएक्ट कर जाते हैं। कौन? मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद वो मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ऐसा ये सब फॉर्म कर लेते हैं। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, है ना, अपनी स्टेट को बदल देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका जो आर्टिकल होता है जो मेटल का, वो क्रोडेड हो जाता है, उसको जंग लग जाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। और कोरोजन हर मेटल को धीरे धीरे खा देता है ना, ईटिंग कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। दैट वाज व्हाई दिस इसे क्या बोला जाता है? दिस टाइप इज कॉल्ड कोरोजन, है ना। इससे क्या बोलती होती है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चे कोरोजन। अच्छा, एक चीज और, ये तो हो गया कोरोजन, है ना, कोरोजन की बात हो गई। अगर मैं देखो, अगर यही कोरोजन आयरन को लगती है तो उसे बोला जाता है बच्चे रस्ट, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्ट का फॉर्मूला पेपर में बड़ी बार पूछा जाता है। दिस फॉर्मूला इज Fe2O3 X टाइम H2। ये फॉर्मूला होता है बच्चे रस्ट का, जो आयरन को लगती है। सबने देखी है ना, ब्राउन कलर की, है ना, सबको पता है। अच्छा बच्चे, अब मैं बात करूं आपके, हमारे पास अब इस कोरोजन को बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना, क्या प्रिवेंशन है कोरोजन से, मतलब अगर हमें कोरोजन से बचना हो तो क्या प्रिवेंशन लेने हैं, है ना। कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं? ठीक है, अगर हमें कोरोजन से प्रिवेंट होना हो तो बच्चे, कोरोजन से प्रिवेंट होने के क्या तरीके हैं? अगर हमें कोरोजन से प्रिवेंट होना है, बचना है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं? कोरोजन से प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन के प्रिवेंशन, सबसे पहला बाय ऑयलिंग कर सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, पेंटिंग, है ना, पेंट कर सकते हो किसी चीज को, लुब्रिकेशन ऑयल जो आता है, लुब्रिकेंट, है ना, वो यूज कर सकते हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचे, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक जिंक की कोटिंग की जाती है अनदर मेटल के ऊपर, कोटिंग की जाती है अनदर मेटल के ऊपर, ताकि वो मेटल, जिंक जो है वो एक अच्छा मेटल है, वो रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं करता, जिससे वो क्या होता है कि वो चीज लंबे समय तक यूज हो सकती है या फिर वो लंबे समय तक चल सकती है। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जिंक की कोटिंग की जाती है दूसरे मेटल के ऊपर, ताकि वो मेटल जो है उसे कोरोजन ना हो और उसे हम प्रिवेंट कर सके। अब बात रह गई बच्चे आपकी रेंसिडिटी की। ठीक है, एक टॉपिक रह गया हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, जैसे हम बात करें अपने खाने में, है ना, आप अपने खाने की चीजों की बात कर लो तो उसमें क्या होता है, कभी कभी उसका टेस्ट और स्मेल बिगड़ जाता है। बड़ी गर्मी होती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो चीजें अगर आप फ्रिज में लगाना भूल जाओ तो आप कभी नोटिस करना उनमें से फाउल सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, वो खाना, वो चीजें टेस्टलेस हो जाती हैं, आपको उन चीजों को खाने में मजा नहीं आता, क्योंकि उसमें जो फैट होता है, जो ऑयल होता है, वो हवा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो स्पॉइल कर देता है चीजों को, खाने को स्पॉइल करता है, डिग्रेड कर देता है। टेस्ट और ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल जिसके अंदर फैट होता है बच्चे, जो ऑयल प्रेजेंट होता है, वो एक्सपोज्ड हो जाता है हवा में, एयर में, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम के बाद। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इससे क्या होता है, मतलब फैट और ऑयल की ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो फूड मटेरियल जो है वो खाने के लायक नहीं रहता। इससे बचने के लिए क्या होता है, जो खाने को सील्ड एयर टाइट कंडीशनर, ताकि वो खाना जो है वो हवा की टच में ना आए, हवा की कांटेक्ट में ना आए, ताकि अगर हवा की कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो ऑक्सीजन उसकी हवा के साथ रिएक्शन नहीं होगी, अगर रिएक्शन नहीं होगी तो वो चीज अच्छे लंबे समय तक चलेगी। ठीक है,
एम्प्लॉय नाइट्रोजन पैकिंग। आप सबको पता है जितने भी आप पैकेट्स वगैरह चिप्स वगैरह खाते हो उनमें जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। वो इसलिए डाली जाती है कि ताकि वो जो उसमें जो आप जो चिप्स और जो आपके मतलब आप जो भी चीज़ें खाते हो पैकिंग वाली वो हवा के कांटेक्ट में ना आए, बिकॉज उनमें ऑयल होता है, फैट होता है। अगर वो हवा के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कर लेगा, ऑक्सीडेशन होगी तो वो स्पॉइल हो जाएगा, इसीलिए उसको नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। या फिर आप खाने को रेफ्रिजरेटर वगैरह में स्टोर कर सकते हो, या फिर आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो, सोडियम बाइसल्फेट, मेटा बाइसल्फेट, जिससे क्या होता है जो केमिकल्स होते हैं जो खाने को प्रोटेक्ट करते हैं। या फिर आपको पता होना चाहिए ऑयल भी, जो फिश होती है उसको जब निकाला जाता है बेचने, तो अब शॉप वाले देखना उन्होंने ऊपर ऑयल लगाया होता है, ताकि जो ये भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, वो उसमें से स्मेल नहीं आने देता, उसे लंबे समय तक रखता है। या फिर हम जो आपका साल्ट होता है ये भी एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आपके घरों में मम्मी वगैरह जब भी पिकल्स वगैरह डालते हैं तो वो उनमें साल्ट की क्वांटिटी को ज़्यादा रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके, ठीक है। तो ये सारे प्रिवेंशन है जो हम रेंसिडिटीज से बचने के लिए ले सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हमें रेंसिडिटीज से प्रिवेंट करते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। जो चैप्टर हमने इतने दिनों में पढ़ा उसे आज हमने कुछ सेकेंड कुछ मिनट्स में पढ़ दिया ना, मिनट्स की बात करते हैं, सेकंड की सुने, मिनट्स में पढ़ दिया है ना, आधा घंटा पौने घंटे में उस चैप्टर को हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। अब इससे मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपके पहले डाउट्स रह गए थे वो अभी हम इस वन शॉट के साथ क्लियर हो गए होंगे। तो कल हम फिर से इसी टाइम आएंगे एक नया चैप्टर लेके, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चे कार्बन एंड कंपाउंड, जो चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम देखें, है ना। उसकी वेटेज भी हाई रहने वाली है और उसमें कुछ मजेदार टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो ठीक है, कल हम फिर से मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म में इसी जगह। ओके, आज के लिए चलते हैं।